किस तरह से ये जो राम मंदिर की कल्चर है, ये कैसे ब्रेन वॉशिंग की कल्चर है और इसके पीछे सच क्या है। पहले हम लोग छोटे से रूप में ये सोचें कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे बीच में आई है जिसने कि हमें वास्तविक जगत से और वास्तविक जगत की समस्याओं से अलग थलग कर दिया है। हमें जीवन की वास्तविकता नज़र ही नहीं आती। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, महंगाई है, निरुद्योगीकरण है, किसानों की पामाली है। कई लाख लोग हर साल जो है वो आत्महत्या करके मर जाते हैं। बड़े पैमाने पर घरेलू हिंसा से लेकर सामाजिक हिंसा, बातचीत हिंसा, ये तमाम जो रियल समस्याएं, इन पर हम बात ही नहीं करना चाहते। तो पहला तो प्रश्न यही है जेहन में उठता है कि आखिर वह कौन सी चीज़ है जिसने कि हमें इस वास्तविक जगत से अलग कर दिया। आज की हकीकत यह है कि हम वर्चुअल रियलिटी के युग में रहते हैं, जिसे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में या कृत्रिम बुद्धि के युग में हमारी जो मुश्किलें हैं वो बहुत गंभीर हैं, सामान्य समस्याएं नहीं हैं। आम जनता की मुश्किल यह है, शिक्षित समाज की मुश्किल यह है कि वह न तो मीडिया साक्षर है न वर्चुअल साक्षर है। अगर समाज वर्चुअल साक्षर रहा होता, मीडिया साक्षर रहा होता, तो नरेंद्र मोदी की कैद से वो कभी का मुक्त हो चुका होता। नरेंद्र मोदी के जो विचारों का जो पूरा दबाव है और पूरा आतंक है इस समाज में, उसमें जो मध्य वर्ग के लोग, शिक्षित लोग खासतौर पर, जो अपने को बंदी महसूस करते हैं, घिरा हुआ महसूस करते हैं, उनके पास में कोई रास्ता नहीं है कि वो कहाँ निकले, कैसे निकले। इसका एक बड़ा कारण है कि उनके पास में वर्चुअल रियलिटी और उसकी चेतना, उसके जरिए जो संसार रचा जा रहा है उसकी समझ, उसका अभाव है। समाज में जितनी वर्चुअल रियलिटी को लेकर चेतना बढ़ेगी, माध्यमों को लेकर साक्षरता बढ़ेगी, नरेंद्र मोदी की कैद से मुक्त होने का मार्ग उतना ही प्रशस्त होगा। वर्चुअल रियलिटी की कैद से निकलने का एक ही रास्ता है, रियलिटी को देखें और रियलिटी के साथ में जोड़ें। आपके जीवन में जो आपके सामने का जो यथार्थ है, उस सामने के यथार्थ को देखें। आपके जीवन में आसपास जो यथार्थ है उसे देखें, उसमें शामिल हों, उसके साथ संवाद करें, उसके साथ अंतर्क्रिया करें, सहयोग करें, विनिमय करें, सहमेल करें। तभी आप इस वर्चुअल रियलिटी के जरिए जो निर्मित मोदी का यथार्थ है और वर्चुअल रियलिटी के जरिए जो एक सामाजिक यथार्थ है जिसमें हम लोग जी रहे हैं, इससे निकल जाएंगे। हकीकत यह है कि आज प्रत्येक नागरिक का, जिसके पास में एक सामान्य सा भी मोबाइल फोन है, उसका रियल जगत से वर्चुअल जगत में रूपांतरण किया जा चुका है। अब हमारे पास में जितनी भी चीजें पहुंच रही हैं वे वर्चुअल जगत से गुजरने के बाद और वर्चुअल रियलिटी से गुजरने के बाद ही पहुंच रही हैं। आप चाहे गरीब हो, अमीर हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, कोई भी व्यक्ति अब वर्चुअल रियलिटी के मार्ग से गुजरे बिना काम नहीं कर सकता। और ये एक ऐसी वास्तविकता है जिसे हमें समझना चाहिए। और ये वर्चुअल रियलिटी के प्रभाव मंडल में रहने के कारण ही स्थिति ये है कि हम इस पूरे के पूरे यथार्थ को और वास्तविकता को समझने में असमर्थ रहे हैं, क्योंकि हम वर्चुअल रियलिटी को ही नहीं समझते और जानते नहीं हैं। तो ये जो कृत्रिम बुद्धि और इसने जो पूरा का पूरा परिवेश हमारे इर्द गिर्द निर्मित किया है, उसने पहला काम यह किया कि हम सबको टुकड़ों में बांट दिया है। अब हम एकीकृत समाज के तौर पर, एकीकृत राष्ट्र के तौर पर बचे ही नहीं है। वर्चुअल रियलिटी ने सबको अलग अलग, सब अपने अपने मोबाइल में व्यस्त हैं। आप मेट्रो में घुसिए, आप बस में घुसिए,
लोग तत्काल मोबाइल निकालते हैं और अपने को देखना शुरू कर देते हैं मोबाइल में। इसने सिर्फ व्यक्ति को ही नहीं विखंडित किया, बांटा, बल्कि उसने इतिहास को भी आपके बांट दिया है। और दूसरी चीज जो घटी है वो ये कि आज जितने भी वर्चुअल कनेक्शन है, वे वर्चुअल कनेक्शन व्यक्ति के जीवन की हर चीज को जानते हैं। मसलन आप जब बीपीएल कार्ड होल्डर है, वो जब जिस समय राशन की दुकान पर जाता है और अपना अंगूठा लगा के राशन लेता है तो वह उसके सारे प्राइवेट सूचनाएं चली जाती हैं। कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके की पास में अब कोई प्राइवेसी बची हो। कहने के लिए हमारे सब काम बड़े जल्दी होते हैं, क्षमताओं का तो विस्तार हुआ है, लेकिन वर्चुअल रियलिटी ने आपकी सारी प्राइवेसी खत्म कर दी है। और इस वर्चुअल रियलिटी ने दूसरा जो सबसे बड़ा खतरनाक काम किया है वो ये कि उसने चिंतन के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। अब किसी को कुछ जानना होता है तो वो लाइब्रेरी की तरफ नहीं जाता, अपने शिक्षक के पास पूछने नहीं जाता, बल्कि वो सीधे इंटरनेट पर जाता है, गूगल में सर्च करता है और वहां से सूचनाएं एकत्रित करता है। वही स्थिति शिक्षकों की भी हो गई है, पढ़ाने वालों की भी हो गई है। तो कहने के लिए वर्चुअल रियलिटी ने हमारे लिए सुविधाएं और क्षमताओं का विस्तार में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है, लेकिन उसने जो सबसे खतरनाक काम किया है कि अब हम सोचते नहीं है। आपसे कोई सवाल पूछा तो आप उस पर सोचते नहीं, आप तत्काल कहते हैं अभी अभी सर्च करके बताता हूं। तो वर्चुअल रियलिटी ने चिंतन के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। हम पूछते नहीं है किसी से, हम वेरीफाई नहीं करते, बल्कि हम ये कहते हैं गूगल में ये लिखा है। इसलिए जब वर्चुअल रियलिटी के द्वारा या वर्चुअल रियलिटी से जुड़े हुए कनेक्शंस के द्वारा या मीडियम्स के द्वारा जो आप सूचनाएं एकत्रित करते हैं और संप्रसारित करते हैं, वे सूचनाएं किसी भी किस्म के भ्रम को दूर नहीं करती, बल्कि वे और भ्रमों को बढ़ाती हैं। और ये जो वर्चुअल रियलिटी का परिप्रेक्ष्य है और ये वर्चुअल रियलिटी का जो प्रवेश है, इस वर्चुअल रियलिटी के प्रवेश ने एक ऐसी स्थिति पैदा की है जिसमें कि एक राम मंदिर हमारे सामने आया है। नरेंद्र मोदी की जो ब्यूटी है वो ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी राम मंदिर का शिलान्यास करने जा रहे हैं या राम मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। नहीं, नरेंद्र मोदी की ब्यूटी है कि वह वर्चुअल रियलिटी के परिप्रेक्ष्य में राम का प्रोपेगेंडा, डिजिटल प्रोपेगेंडा लॉन्च करने जा रहे हैं। ऑलरेडी डिजिटल का और वर्चुअल का प्रवेश पूरे देश में बना हुआ है। तो अब जो आपके सामने राम आएंगे, कहने के लिए वो मंदिर में आएंगे, लेकिन वे वर्चुअल रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के परिप्रेक्ष्य से पूरी तरह निर्मित और निर्देशित राम आएंगे। वो कैसे राम आ रहे हैं? किस तरह का मीडिया में प्रोपेगेंडा चल रहा है? मीडिया में प्रोपेगेंडा इस तरह से चल रहा है कि गोया कल जमीन ली गई और मंदिर बनवाना शुरू हुआ और उसके बाद में 2 साल में 3 साल में मंदिर बन गया और बस अब प्राण प्रतिष्ठा करनी है। ऐसा लगेगा कि राम मंदिर के निर्माण के साथ में कोई पंगा नहीं था। राम मंदिर के साथ में कोई वायलेंस की चीज नहीं घटी हुई। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि राम मंदिर कोई स्वायत्त इवेंट नहीं है, बल्कि राम मंदिर एक आंदोलन और जो कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के लिए में जिसकी परिणति हुई, उस राम मंदिर आंदोलन और रथ यात्रा, इन दो की परिणति है ये जो राम मंदिर है। तो अब राम मंदिर के इतिहास पर बात नहीं हो रही है, राम मंदिर के साथ में जो आंदोलन चला था उस पर बात नहीं हो रही है, बल्कि सिर्फ मंदिर मंदिर मंदिर, मंदिर के लिए दीपक, मंदिर के लिए ज्योति, मंदिर के लिए घंटा घड़ियाल, मंदिर। हकीकत यह है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास का ये सबसे महत्वपूर्ण
राजनीतिक आंदोलन था जिसमें सबसे अधिक वायलेंस हुआ और सबसे ज्यादा जिसने खैरात में हिंदुस्तान को नफरत दी। रथ यात्रा जब निकली थी तो रथ यात्रा के दौरान जो जिन जिन शहरों से रथ यात्रा निकली उनमें से अधिकांश शहरों में दंगे हुए, उनमें 1800 से अधिक लोग मारे गए, करोड़ों की संपत्ति नष्ट हुई उससे। उनमें वे लोग भी मारे गए जो कि पुलिस फायरिंग में मारे गए, जो राम मंदिर के शहीद जिन्हें कहा जाता है। और उस पूरी रथ यात्रा की परिणति यह थी कि बाबरी मस्जिद जैसा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट वो ध्वस्त कर दिया गया। राम मंदिर का सत्य वह नहीं है जो दिखाया जा रहा है, राम मंदिर का सत्य वह है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये राम मंदिर जो है वो सद्भावना और सदप्रयास से सामने नहीं आया। राम मंदिर का जन्म पूजा और पाठ, उपासना, भक्ति के मार्ग से नहीं हुआ, बल्कि राम मंदिर के लिए बाकायदा आक्रामक राजनीतिक आंदोलन चलाया गया। और यह आंदोलन कमिटेड पॉलिटिकल लोगों ने चलाया, सब लोग जानते हैं उनके नाम। और राम मंदिर आंदोलन की और राम मंदिर आंदोलन के साथ में जो पूरी की पूरी कल्चर आई, जिसकी मैं चर्चा करूंगा आपसे, उस राम मंदिर आंदोलन ने जो दो बड़े सबसे महत्वपूर्ण काम किए। राम मंदिर, वो तो सबको मालूम है कि बाबरी मस्जिद गिराई गई। उसके अलावा दो सबसे महत्वपूर्ण काम किए, एक तो यह कि ऐतिहासिक सत्य और दूसरा है सामाजिक सत्य। इन दो की हमेशा के लिए हिंदुस्तान के पॉलिटिकल विमर्श से, राजनीतिक विमर्श से, राजनीतिक संवाद से, सामाजिक संवाद से विदाई कर दी गई। पहले हम हर एक चीज की ऐतिहासिकता जानने की कोशिश करते थे, ऐतिहासिक सत्य को जानने की कोशिश करते थे, किसी भी मंदिर को, देवालय को, मॉन्यूमेंट को देखने जाते थे। लेकिन राम मंदिर आंदोलन ने जो चीज अचीव की और जो चीज गिफ्ट में हिंदुस्तान को दी, जो कि सबसे दुर्भाग्यपूर्ण चीज थी, वो ये था ऐतिहासिक सत्य का अंत और सामाजिक सत्य का अंत। और आम जनता को इन दोनों चीजों से एकदम विमुख कर दिया। अब लोगों को राम चाहिए, ऐतिहासिक सत्य नहीं जानना। लोगों को राम चाहिए, उन्हें सामाजिक सत्य नहीं जानना, जीवन में क्या घट रहा है इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। और यह चीज दिन प्रतिदिन बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद लगातार विकसित होती चली गई। आज वो क्लाइमैक्स पर है। और जो ऐतिहासिक सत्य था या ऐतिहासिक सत्य होता है और जो सामाजिक सत्य होता है, इन दोनों के साथ में उनके अपने कुछ सामाजिक सरोकार भी होते हैं। तो अब वो स्थिति यह है कि जब ऐतिहासिक सत्य और सामाजिक सत्य की समाज से छुट्टी कर दी गई हो, तो अब इनसे जुड़े हुए सामाजिक सरोकारों से नागरिकों का कोई लेना देना नहीं। यही वजह है कि अब लोग आंखों के सामने घट रहे यथार्थ को भी, सच को भी देखना पसंद नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते। थर्ड चीज जो राम मंदिर आंदोलन ने दी, जिसकी खेती अभी लहलहा रही है, वो कौन सी चीज दी? ऐतिहासिक सत्य और सामाजिक सत्य की विदाई के साथ में तीसरी चीज जो राम मंदिर आंदोलन ने क्रिएट की, वो थी सामाजिक विभाजन और सामाजिक नफरत। सामाजिक विभाजन और सामाजिक नफरत कॉन्स्टेंटली इंक्रीज की है। हकीकत यह है कि राम मंदिर आंदोलन का अगर मुझसे पूछे, उसका राम से कोई लेना देना नहीं है। मैं एक लिटरेचर के विद्यार्थी के नाते, एक सामान्य नागरिक के नाते मैं इस बात को साफ कहना चाहता हूं, ना उसका मंदिर से लेना देना है, ना मस्जिद से लेना देना, बल्कि उसका एक बहुत बड़ी चीज से लेना देना है। वो यह जो यथार्थ था उसके अस्वीकार से। बाबरी मस्जिद एक रियलिटी थी। सो बाबरी मस्जिद गिराते समय सतह पर तो दिखाई दे रहा है कि मस्जिद गिराई गई, लेकिन असल में जो लोगों के जेहन में जो चीज जा रही है, जिस तक दृष्टिकोण को बनाने में मदद की, वह था यथार्थ का अस्वीकार।
और यथार्थ को अस्वीकार करते समय जो चीज क्रिएट हुई वो था राम। हर व्यक्ति को ये मालूम है कि बाबरी मस्जिद का एक हिस्टोरिकल संदर्भ था, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव था। किसने बनाया था मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। क्या हमें मालूम है कि उसे किसने गिराया? क्या किसी भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को गिराना अपराध है कि नहीं है? कानून की दृष्टि में अपराध है, लेकिन आज तक बाबरी मस्जिद को गिराए जाने वाले लोग पकड़े नहीं गए और अपराधी नहीं घोषित किए गए, उन्हें सजा नहीं हुई। और ये आजाद भारत की सबसे भयानक त्रासदी थी, जिसको कि मैंने आपसे कहा कि ये एक तरह से यथार्थ का अस्वीकार था। और जब आप बाबरी मस्जिद को गिरा रहे हैं और बाबरी मस्जिद को जमीन से उखाड़ रहे हैं, नींव से उसे नष्ट कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप उसके साथ जुड़े हुए जितने भी प्रमाण हैं उन सबको नष्ट कर रहे हैं। यानी यथार्थ और उससे जुड़े हुए प्रमाण जब आपके सामने नष्ट किए जा रहे थे तो आप तालियां बजा रहे थे, जय जयकार कर रहे थे। आज दैनंदिन जीवन में हर एक के सामने यह घटना घट रही है कि उसके जीवन के यथार्थ पर जब हमले हो रहे हैं तो दूसरे लोग सिर्फ दर्शक और ताली बजा रहे हैं। और जो चौथी चीज उसने क्रिएट की वो ये कि जो वस्तुगत यथार्थ था, वस्तुगत यथार्थ क्या था? बाबरी मस्जिद, वो गायब हो चुका है। तो राम मंदिर आंदोलन ने जो क्रिएट की वो ये थी कि जो वस्तुगत यथार्थ है उसे गायब करो। राम मंदिर वस्तुगत यथार्थ नहीं था, राम मंदिर तो क्रिएटेड यथार्थ है। और इसने दो काम किए बाबरी मस्जिद के विध्वंस ने, कि उससे वर्तमान भी गायब हो गया और भविष्य भी गायब हो गया। हमें मालूम ही नहीं कि हमारा भविष्य क्या आएगा। हमने सोचा ही नहीं था भविष्य में कभी नरेंद्र मोदी आएंगे और वो इस तरह से करेंगे कि देश भयानक बेकारी के में फंस जाएगा, निर्दयीकरण में फंस जाएगा और सिर्फ जय श्री राम के अलावा और कोई काम नहीं होगा लोगों के पास में, शंख घंटा घड़ियाल बजाने के अलावा और दीपक और मोमबत्ती जलाने के अलावा कोई काम नहीं होगा। सबसे इन सबसे ज्यादा और चिंता की चीज जो राम मंदिर आंदोलन के प्रभाव ने पैदा की, उसने वस्तुगत यथार्थ का अंत कर दिया और उससे जुड़े हुए संदर्भ का भी अंत कर दिया। उसने साथ साथ हमारे जीवन से, पूरे देश के जीवन से समकालीन अनुभूतियों का भी अंत कर दिया। हम ये भूल ही गए कि जो बाबरी मस्जिद गिराई जा रही थी उसकी कोई सामाजिक प्रासंगिकता भी थी। उसका क्या इंपैक्ट हो सकता था बुरा, हमने उसे महसूस ही नहीं किया। कहने के लिए मस्जिद गिराई गई, लेकिन उस मस्जिद के गिराए जाने से जो चीज घटी वो ये कि आपके सामाजिक जीवन से समसामयिक सामाजिक राजनीतिक मसलों को लेकर जो एक प्रासंगिकता का बोध था, एक समकालीनता का जो बोध था, वो बोध ही आपका गायब हो गया। मस्जिद तो चली गई, लेकिन आपके जीवन से समकालीन बोध भी चला गया। और जब 450 साल पुरानी मस्जिद ही प्रासंगिक नहीं रही तो अब कौन सी चीज प्रासंगिक होगी? कोई चीज प्रासंगिक नहीं है। और जब हम वर्चुअल रियलिटी में प्रवेश कर गए और वर्चुअल कनेक्शंस में जीने लगे, अब ये ध्यान रखिए कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद राजीव गांधी का
उदय और विकास और कंप्यूटर क्रांति और उसके जरिए वर्चुअल क्रांति। राम मंदिर आंदोलन का एक अन्य इंपैक्ट, सबसे बड़ा इंपैक्ट यह हुआ कि जिसको उसने किया कि हम किसी भी इवेंट से जुड़े हुए तथ्य और कारणों की अब पड़ताल नहीं करते। किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की कि अयोध्या में राम हुए थे कि नहीं हुए थे, राम थे भी कि नहीं थे। चूंकि किताबों में लिखा है, चूंकि पुराणों में लिखा है, चूंकि वाल्मीकि की रामायण में लिखा है, इसलिए मान लो। किसी भी तथ्य को, किसी भी तरह के तार्किक कारणों को जानने की कोई जरूरत नहीं है। तो राम मंदिर आंदोलन का जो इवेंट था, उसने क्या किया कि किसी भी इवेंट से जुड़े हुए तथ्य और कारणों के जानने की हमारी इच्छा को ही हमेशा के लिए दफन कर दिया। अब हम किसी भी इवेंट से जुड़े हुए तथ्य और कारण जानने की कोशिश नहीं करते। हम यह भी भूल चुके हैं कि उस आंदोलन से क्या क्षति हुई थी। मुझसे पूछो सबसे बड़ी क्षति क्या हुई? कि हिंदुस्तान की जनता ने ऐतिहासिक नजरिए से देखना बंद कर दिया। अब हिंदुस्तान की जनता ऐतिहासिक नजरिए से न समाज को देखती है, न इतिहास को देखती है, न परंपरा को देखती है, बल्कि वह सिर्फ पौराणिक और किंवदंतियों के नजरिए से समाज को और इतिहास को देखती है। ऐतिहासिक सत्य और सामाजिक सत्य, इन दोनों को उसने देखना बंद कर दिया। और जो चीज उसे गिफ्ट में मिली, सौगात में मिली, वह थी नफरत की खेती। और नफरत की खेती की एक तरह से बयार जो बहनी शुरू हुई, वो इन दिनों उसकी फसल लहलहा रही है। और जब भी चुनाव आता है तो वो फसल और तेजी से कटनी शुरू हो जाती है और आती है। और इसने जो सबसे बड़ा काम किया उसे कहते सत्य का अंत। सत्य यह था कि वहां बाबरी मस्जिद थी, वहां कभी राम मंदिर नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने भी यह बात नहीं मानी कि बाबर ने कभी मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी, लेकिन मस्जिद तो गिरा दी गई। जो जिन्होंने गिराई वो आज तक पकड़े नहीं गए, और जिनको पकड़ के जिन पर केस चलाए गए वे बरी कर दिए गए। कौन सी चीज नष्ट हुई? सत्य। मस्जिद नष्ट नहीं हुई, सत्य नष्ट हुआ। और इसमें जो चीज उभर के आई वो ये वर्तमान पर अतीत की विजय। और ये वह जगह थी जहां से कि एक नई दुनिया, राम की दुनिया, और ये जो नया जो फिनोमिना है जिसमें कि 22 जनवरी को मूर्ति प्रतिष्ठा होगी, ये राम मंदिर जजमेंट आने के बाद राम मंदिर की एक स्वायत्त इमेज बनाई गई। एक ऐसी इमेज बनाई गई है कि राम मंदिर के लिए गोया कोई खून खराबा नहीं हुआ था, कोई सामाजिक सद्भाव नहीं बिगड़ा था। उन तमाम लोगों को इस इवेंट से अलग रखा गया जो कि राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए थे। उन लोगों को नहीं बुलाया गया, उनके नाम भी नहीं लिए जा रहे, उनको धन्यवाद ज्ञापन भी नहीं दिया जा रहा, क्योंकि हम एक स्वायत्त राम मंदिर की परिकल्पना पेश कर रहे हैं जिसका कि पहले के राम मंदिर आंदोलन से कोई संबंध नहीं है। यह एक वर्चुअल क्रिएशन है जो कि जजमेंट के बाद पैदा हुआ। जबकि वास्तविकता यही है कि आंदोलन चला, आंदोलन के बाद में बड़े पैमाने पर सामाजिक सांस्कृतिक तनाव हुए, टकराव हुए, 1800 से ज्यादा लोग मारे गए, विभिन्न शहरों में दंगे हुए, भयानक खून खराबा हुआ। लेकिन चूंकि अब हम कंप्यूटर के युग में रहते हैं, वर्चुअल युग में रहते हैं,
इसलिए अब राम की भी जो इमेज और राम मंदिर की भी जो इमेज है वो एक स्वायत्त वर्चुअल इमेज बनाई जानी चाहिए और वही संप्रेषित की जानी चाहिए। ऐसी इमेज पेश की जानी चाहिए जिसका यथार्थ से और समसामयिक वास्तविकता से कोई संबंध ना हो। सो हम त्रेता युग में चले गए। मतलब पहले जो राम मंदिर था जहां रामलला रहते थे वहां त्रेता युग का कोई चिन्ह नहीं था, लेकिन अब त्रेता युग में चले गए सीधे। जो वर्चुअल रियलिटी है जिसमें कि अब राम सृजित किए गए हैं और पूरा का पूरा कंपाउंड उसी नजरिए से बनाया गया है, उसमें क्या है कि अब त्रेता युग का एक यूटोपिया, एक काल्पनिक फैंटेसी का संसार रचा गया है। और यह संसार वह है जो कि जिसके पैर पीछे की तरफ हैं, देख आगे की तरफ रहा है। और आखिरी चीज जो इस पूरे कैंपेन ने विकसित की है और जो हमारे सामने है, जो नरेंद्र मोदी ने विकसित किया, जो हमारे सामने है, वर्चुअल रियलिटी जब आती है वो हाइप के साथ आती है और हाइप के साथ साथ वो एक और काम करती है, वो है ब्रेन वॉशिंग। नरेंद्र मोदी जब से आए हैं वो हमेशा हाइप पर रहते हैं और हमेशा ब्रेन वॉशिंग की कल्चर में रहते हैं। अब राम मंदिर भी आया है तो राम मंदिर भी हाइप पर रहेगा और ब्रेन वॉशिंग की कल्चर का हिस्सा बन के आया है। लोगों के दिमाग की धुलाई करो और हर चीज को हाइप पर रखो। और जब ब्रेन वॉशिंग होगी और चीजें हाइप पर रखी जाएंगी तो लोगों को सोचने मत दो, सूचनाओं का ढेर लगा दो और हर चीज को फैंटेसी में कन्वर्ट कर दो, जिससे कि लोग वास्तविकता को देख न सकें, ऐतिहासिक सत्य को जान न सकें, सामाजिक सत्य को देख न सकें, सामाजिक यथार्थ को समझ न सकें। सिर्फ एक चीज चाहिए मुझे, राम मंदिर, हाइप और ब्रेन वॉशिंग की कल्चर। और ये जो चीज है, ये चीज उस बड़े पैकेज का हिस्सा है जो वर्चुअल रियलिटी ने तैयार किया है। ये वो पैकेज नहीं है जिसको कि अडवाणी ने कंसीव किया था, ये प्रवीण तोगड़िया वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कॉन्सेप्ट नरेंद्र मोदी का है जिसमें कि वर्चुअल रियलिटी है और वर्चुअल रियलिटी हाइप की दिशा में जाती है और ब्रेन वॉशिंग की कल्चर उसका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। और कैजुअलिटी किसकी होनी है? ऐसे ऐतिहासिक सत्य, सामाजिक सत्य और सत्य, इन तीनों चीज की कैजुअलिटी होनी है और यही वह लक्ष्य है राम मंदिर का। राम मंदिर बने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बताओ कि कितने लोग मारे गए, किन किन शहरों में दंगे हुए, कितना नुकसान हुआ। राम मंदिर खाली जजमेंट से पैदा हुआ राम मंदिर नहीं है, कहीं जमीन खरीद के राम मंदिर नहीं बनाया गया, बल्कि राम मंदिर के लिए एक पॉलिटिकल कमिटेड लोगों ने आंदोलन किया। उस आंदोलन के दौरान बाबरी मस्जिद गिराई गई और बाबरी मस्जिद विध्वंस के जो अपराधी हैं वे अभी तक बाहर हैं। इसने समाज में यथार्थ से विमुख होकर देखने के नजरिए का निर्माण किया और आज समाज उसकी कैद में बंद है। रामचंद्र जी कहां मिलेंगे जब आप इस कैद से बाहर आएंगे? ऐतिहासिक सत्य और सामाजिक सत्य दोनों खोजने होंगे वर्चुअल रियलिटी के बाहर निकल के। वर्चुअल रियलिटी में कैद होकर। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।